Okay, good morning, all of you, and welcome back. We already have messages coming. Karthik, Manan, Manan Dalwal, Bhavna, Kushi, Pratyaksh, Darya, Shivam, and some are in the pipeline. Samarth, Pranay, RG. देवांश ने आज पासवर्ड गैस कर लिया था क्या? देवांश? हाँ, कुछ गैस वर्क किया था क्या? यस सर। क्योंकि जब मैं एक्चुअली क्या होता है ना, देखो, सबसे पहले मैं लैपटॉप को ऑन करता हूँ, मतलब उसमें जूम को ऑन करता हूँ, फिर मैं अपने मोबाइल को ऑन करता हूँ जिससे रिकॉर्डिंग होता है। तो जब मैंने मोबाइल को ऑन करने का तो मैं देखता हूँ देवांश ऑलरेडी वेटिंग रूम में, तो मुझे लग गया। लेकिन पता है क्या ना, मैंने ना बीच में क्लास 11th में शुरू किया था कि मैं कुछ कोड दे दिया था कि इस तरीके से कोड को फॉलो करेंगे, अब तुमको सीक्वेंस जज करना। तो थोड़ा बहुत गेस वर्क था, थोड़ा बहुत वो था। तो उसमें एक दिन क्या दिक्कत हो गया कि ज्यादा ट्राइज हो गए, है ना, ज्यादा ट्राइज हो गए और आधे बच्चे लॉग इन ही नहीं कर पाए। कि 2-3 बार ट्राई अगर करते हो ना तो फिर वो जूम लॉग इन करने नहीं देता। तो फिर मैंने भी ध्यान नहीं दिया इनिशियली। फिर बाद में मोबाइल पे मैसेजेस आने लगा कि सर अब तो जा ही नहीं पा रहे, आई टू स्टॉप दैट। इसलिए गैस 1-2 बार करो, ठीक है, बट पासवर्ड गैस करने के आनंद के चक्कर में पता चला जूम में एंट्री नहीं मिलेगा, वो भी एक चक्कर होता है। आई थिंक 1 या 2 तक तो ठीक है, उससे ज्यादा ट्राई मत करना, फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो, एनीवे, रोहन has asked की मेडिसिन पे कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हॉल इफेक्ट के बारे में दिया है, जो हमने कल ईएमआई में किया था। हॉल इफेक्ट करेंगे इस चैप्टर में, ईएमआई चैप्टर में है हॉल इफेक्ट करके, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। हाँ, कल शायद ध्रुव या धैर्य किसी ने भी किया था। सो एवरीडे दे सम काइंड ऑफ, वैसे तो मैं पासवर्ड जनरली रखता हूँ 11222 11555 222777, जनरली ऐसे ही रखता हूँ, और वो भी जनरली छोटे वाले नंबर ही रखता हूँ। इट्स इजी टू क्रैक, बट यस, डोंट मेक टू मेनी ट्राइज, क्योंकि फिर इन दैट केस पे हैंग ना हो जाए। अच्छा सुनो, एक तो क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज, अच्छा नहीं, क्वेश्चन नहीं था, मुझे कुछ बताना था। हाँ, यस, एक तो जो मैंने वो भेजा है टेस्ट वाला, उसमें सिर्फ तन्मय का और मनन का आई थिंक रिवर्ट आया, कुछ में कुछ मिस्टेक, हाँ, और कार्तिक का, और सिर्फ 3 ही जनों ने रिस्पॉन्ड किया है, तो बाकियों का फिर इन दैट केस सही है, मतलब ये मान के चल, जो मार्क्स दिया गया ये मान के चल रहा है। हाँ बेटे, वो मैंने भी किया था, आपने देखा नहीं है। अच्छा अच्छा, वो कौन से नंबर पे किया था? 9555 पे नहीं किया था? 8368 वाला जो। ओह अच्छा अच्छा, एक्चुअली क्या ना, चलो ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगा। कौन बोल रहा हूँ? ध्रुव। ध्रुव के, चलो ठीक है, मैं ध्रुव का चेक कर लूंगा। और कोई है? चलो, तो तन्मय, मनन, कार्तिक, इनका तो मैंने देख लिया, और ध्रुव का रहता है, ठीक है, 4 जन, चलो ठीक है। यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट ईएमआई, तो मैंने बताया था उस समय कि लाइक अगर एक स्ट्रेट रॉड को v वेलोसिटी से अगर ले जाते हैं, l लेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड p के प्रेजेंस में, इन दैट केस एक ईएमएफ जनरेट होता है, दैट इज इक्वल टू pbf। और उसका एक्सप्लेनेशन वही दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स वगैरह, उस तरीके से कुछ एक्सप्लेन किया था। वो अलग बात है कि बाद में साइंटिस्टों को थोड़ा झटका लगा, ये वो एक्सप्लेनेशन ना फिट नहीं बैठा। इनफैक्ट पता क्या हुआ कि ये जो रॉड के अंदर ईएमएफ जनरेट हो रहा है, देखो कैसे होता है। जैसे अभी ईएमएफ, सपोज ईएमएफ का कैलकुलेशन करके आता है 2 वोल्ट, तो पता कैसे होता है? ऐसे होता है 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 0 वोल्ट, जो रेस्ट पे आ चुका। यानी जब तक मोशन तब तक ईएमएफ, जब तक मोशन तब तक ईएमएफ। क्यों? फॉर्मूला में वेलोसिटी भी है। क्योंकि मोशन के बगैर ईएमएफ नहीं हो रहा है, या कह सकते हो कि मोशन के प्रेजेंस में ही सिर्फ ईएमएफ जनरेट हो रहा है, इसलिए इस ईएमएफ का नाम भी दिया।
मोशनल ईएमएफ, ठीक है। इस ईएमएफ का नाम भी दिया गया, दैट इज मोशनल ईएमएफ, इसका नाम ही दे दिया। फाइन। अब क्या हुआ पता है, ये जो ईएमएफ है, मोशनल ईएमएफ है, इस नाम को बाद में वो करना पड़ा, इस नाम पे दिक्कत आ गया। इस नाम को रखना तो पड़ा, बिकॉज एक बार नाम दे दिया तो क्या नाम विथड्रॉ थोड़ी किया जा सकता है। लेकिन बाद में देखा कि ये जो नाम दिया गया था जो चीज को सोच के, वो उतना सही नहीं है, वो उतना सही नहीं है। क्या हुआ ऐसे? ना देखो, ऐसे एक एक्सपेरिमेंट है, इनफैक्ट कई सारे एक्सपेरिमेंट है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं सो दैट विल गेट अ फील। जहां पे विदाउट मोशन भी ईएमएफ हो रहा है, यानी जहां पे विदाउट मोशन भी ईएमएफ जनरेट हो पाए। अब वो कैसे? तब क्या किया गया पता है, एक कॉइल लिया गया, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस नाम लो, सिंपल रेजिस्टेंस रखो। यहाँ पे एक स्विच है और उसके ठीक आमने सामने, मतलब जैसे अगर एक कॉइल यहाँ पे है ना, तो उसके ठीक सामने एक और कॉइल है, इस तरीके से, ठीक है। तो दो कॉइल को बिल्कुल ऐसे रखा गया, एक कॉइल ऐसे है और एक कॉइल उसके ठीक पैरेलल और एकदम सामने है, थोड़ा सा गैप पे, मतलब कॉइल एक दूसरे के अंदर नहीं, मतलब जैसे एक कॉइल इस प्लेन पे है, दूसरा कॉइल इस प्लेन पे है और थोड़ा सा गैप पे है, तो ये कॉइल और ये कॉइल। अब मैं इस पे अगर ड्रॉ करूंगा तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो मर्ज होने लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा दूर बना रहा हूँ। वो कॉइल ऐसे रखा और उस कॉइल में गैल्वेनोमीटर रखा। इस कॉइल में कोई स्विच नहीं है, सिर्फ क्या है, ऐसे करके कॉइल है और फिर गैल्वेनोमीटर। इस कॉइल में क्या है, स्विच है, सेल है, रेजिस्टेंस है और एक कॉइल है, कुछ टर्न्स है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। कॉइल ए एट रेस्ट, कॉइल बी भी एट रेस्ट, so let's call it as A and B। ऐसे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखा गया, ऐसे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखा गया, एंड दैट इज जैसे ही इस कॉइल को एक्टिवेट करो, यानी स्विच को ऑन करो, इसमें एक झटका दिखा। किसमें? गैल्वेनोमीटर। उसके बाद झटका बंद हो गया। यानी अगर तुम इसको कॉइल करो, ऑन करो और मान लो यहाँ पे एक एमीटर लगाते हैं, या चलो यहाँ पे भी मान लो एक एमीटर या गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, तो एमीटर का रीडिंग कैसे आता है ना, स्विच ऑफ है तो 0 0 0 0 0 0, जैसे स्विच ऑन किया तो ऐसे, ये हो गया इसका रीडिंग। लेकिन इसका थोड़ा अलग है। इसका क्या हुआ कि अगर कॉइल को सामने सामने रखो, इसके कॉइल में कोई रीडिंग नहीं है, स्विच जब तक ऑफ है इसमें कुछ नहीं है। जैसे ऑन किया इसको, इस स्विच को, तो इसमें जो गैल्वेनोमीटर है वो रीडिंग कैसे दिखा रहा है, यानी 0 0 0 0 0, एक झटके का रीडिंग और फिर वापस 0। Now that is what happened. Not only that, इसका एमीटर का रीडिंग कैसे है, 0 0 0 0 0, बस कुछ रीडिंग आ गया, मान लो 3 एम्पियर, तो 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर, इस तरह से चल रहा है। सपोज थोड़ी देर बाद मैं इस स्विच को फिर से ऑफ कर देता हूँ, ये वाला फिर से ऑफ कर देता हूँ, तो क्या होगा, मतलब पूरा प्रोसेस कैसे करता हूँ, थोड़ी देर बाद ऑन करता हूँ, कुछ देर के लिए रख देता हूँ और फिर ऑफ कर देता हूँ। मैं इसकी बात करूँ, इस स्विच की बात। इन दैट केस एमीटर कैसे होगा, देखो थोड़ी देर तक तो 0 और फिर मान लो 5 एम्पियर 3 एम्पियर जो भी है, ठीक है ना, और फिर वापस 0। क्यों? फिर थोड़ी देर बाद ऑन, तो एमीटर का रीडिंग आ गया, फिर थोड़ी देर ऑन रखा तो एमीटर का रीडिंग वहीं पे रह गया, 3 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी है, और थोड़ी देर बाद स्विच ऑफ किया तो एमीटर का रीडिंग वापस ही आ गया। दिस इज द एमीटर रीडिंग। लेकिन इस गैल्वेनोमीटर रीडिंग में क्या हुआ, थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं, जैसे इसको ऑन किया तो गैल्वेनोमीटर में मोमेंटरी ऐसे रीडिंग और वापस 0 आ गया, उसके बाद खत्म। फिर जब ऑफ करते हो इस स्विच को, है ना, ऑफ करते हो तो गैल्वेनोमीटर उल्टे डायरेक्शन में फिर से रीडिंग दिखाता है और फिर झटके में वापस आता है। यानी 2 जर्क्स वर सीन, ऑन करते हुए ऑफ करते हुए, जबकि देखो दोनों कॉइल स्टेशनरी। तो यानी मोशन इज नॉट द फंडामेंटल कॉज। ये मोशनल ईएमएफ नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि साइंटिस्टों को इनिशियली लगा कि शायद मोशन यहाँ पे कॉज है विच इज क्रिएटिंग द ईएमएफ। तो बाद में आप पता चल रहा है कि इस केस में हमने कुछ मोशन ही नहीं क्रिएट किया, सिर्फ एक स्विच है जिसको ऑन ऑफ किया, तो कोई मोशन तो क्रिएट नहीं किया कि जो कॉइल को दूर ले जा रहा हूँ पास ले जा रहा हूँ, नथिंग ऑफ दैट काइंड। फिर ऐसे कैसे हो रहा है ना। तो इसलिए इस नाम को दोबारा रिव्यू करना पड़ा, इस नाम को दोबारा रिव्यू करना पड़ा, और चैप्टर का नाम जो है बाद में दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट्स हाउ द नेम इज, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब
अब ये तो चलो एक्सप्लेन अभी हो नहीं पाएगा जो हमने अभी तक किया उसके बेसिस पे, इसके लिए थोड़ा अलग थ्योरी करना पड़ेगा, तो बाद में डिस्कस करेंगे। कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक रोटेटिंग रॉड का, वो थोड़ा इनकम्प्लीट सा रह गया था। इस रोटेटिंग रॉड में सपोज ये रॉड ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, और मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये है, और मैंने एक सर्किट बनाया ऐसे करके रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये जो रॉड है ये ऐसे घूम रहा है, एल लेंथ का रॉड है, तो कल हमने ये डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, एंड दैट इज ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, है ना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये हो गया ईएमएफ का फॉर्मूला। तो अगर रेजिस्टेंस आर होगा तो आई होगा बी ओमेगा एल स्क्वायर बाय आर। बाय द वे लीनियर वाले में क्या होता है, लीनियर वाले में अगर मान लो एक रॉड लेते हो ऐसे करके रेजिस्टेंस लेते हो डाउन बी वेलोसिटी से, तो ईएमएफ आया था बीवीएल, करंट आया था बीवीएल बाय आर, और पावर आया था आई स्क्वायर आर, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय आर, ठीक है। सिमिलरली इसमें आई आ गया और पावर आएगा आई स्क्वायर आर, तो यानी इसको आर से करोगे तो ये 2 भी आएगा, तो यानी आ जाएगा बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एल 4 बाय 4 आर। तो ये तमाम चीजें आ गया, फटाफट करके एक एक करके आ, इसमें भी आ गया ईएमएफ। इसमें दो क्वेश्चंस है। नंबर वन इज दैट ये जो रॉड है, ये जो रॉड है ना, ये खुद से नहीं चलने वाला, इसको चलाना पड़ेगा। ये जो रॉड है ये खुद से नहीं चलने वाला है, इसको चलाना पड़ेगा, तो यानी मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा इक्वल टू पी आई एल। ये तो हमने ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो बी तो बी है, आई की जगह ये रखूंगा, और एल की जगह, एल तो ये लेंथ ऑफ द रॉड होता है, एल कर दूंगा, तो इससे आता है, यानी आ जाएगा इक्वल टू बी स्क्वायर बी एल स्क्वायर बाय आर। ये जो रॉड है इसका जो करंट जनरेट हो रहा है वो कैसे जनरेट हो रहा है जरा देखो। इसका जो करंट जनरेट हो रहा है, अगर मान लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड रखोगे ना, इसका जो करंट जनरेट हो रहा है वो देखो ऐसा, ये है आई, ठीक है ना। तो करंट ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रहा है, आई जो जनरेट हुआ है वो है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब क्या है कि ये जो रॉड है इसके ऊपर करंट जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इससे क्या होता है, आई एल क्रॉस बी फोर्स आएगा, ये देखो आई एल क्रॉस बी फोर्स उल्टी तरफ आ रहा है, यानी मैग्नेटिक फोर्स इधर आ रहा है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूं एफ मैग्नेटिक, यानी ये जो फोर्स जनरेट हो रहा है रॉड के ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स, वो उस रॉड के वेलोसिटी के ऑपोजिट है। यानी ये जो रॉड है ये ऐसे फ्रीली चलेगा नहीं कि वी वेलोसिटी चलता जा रहा है, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स उसको अपोज करके रिटार्ड कर देगा। नाउ इफ आई टेल यू नहीं भाई मुझे तो वी वेलोसिटी से चलाना है, तुम जो मर्जी कर लो, मुझे क्या करना पड़ेगा ना, उस मैग्नेटिक फोर्स को अपोज करना पड़ेगा, यानी उतना ही बराबर लगाना पड़ेगा। सो देयरफॉर इस रॉड को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चलाना है, यानी अगर तुमको कांस्टेंट ईएमएफ चाहिए और अगर तुमको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलाना है, इन दैट केस ये जो मैग्नेटिक अपोजिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है उसको तुमको अपोज करना है, यानी तुमको वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, PIL यानी F दिस। अब जरा एक चीज सोचो, अगर मैं इतना फोर्स लगा के अगर मैं इतना फोर्स लगा के इस रॉड को चला रहा हूं ऐसे करके, यानी मैं इनपुट पावर भी दे रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं उधर ही रॉड को चला रहा हूं और मैं फोर्स भी लगा रहा हूं, वेलोसिटी भी दे रहा हूं, तो इनपुट पावर भी दे रहा हूं। यानी इस सिस्टम में जो पावर इनपुट होगा वो क्या आएगा, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू वी, है या नहीं, याद करके देखो, P इज इक्वल टू dW dt इज इक्वल टू F इंटू ds बाई dt, यानी इक्वल टू F डॉट V। तो पावर इनपुट क्या होगा, F इंटू वी, इस केस में F इंटू वी बोलते क्या होगा, P स्क्वायर V स्क्वायर L स्क्वायर बाय आर। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मतलब समझो, क्योंकि देखो मैं हो सकता है एक चीज पूछूंगा यहाँ पे
उसका जवाब देना पड़ेगा, एंड दैट इज ये पावर आ कहां से रहा है, ये जो रेजिस्टेंस में पावर आ रहा है हीट के फॉर्म में, ये कहां से आ रहा है? इट्स वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, ये कहां से आ रहा है या नहीं? तो उसका जवाब क्या हो गया फिर? तो उसका जवाब ये हुआ कि ये जो रॉड है इसको चलाया जा रहा है, इसको मूव कराया जा रहा है विद अ वेलोसिटी v, विद अ वेलोसिटी v, वो देखिए, and that is what is providing the power, that is the thing. तो यानी मैं ही ये इनपुट पावर दे रहा हूं, मैं मतलब whoever is applying a force in this rod in this direction, वही इनपुट पावर दे रहा है, और वही इनपुट पावर आउटपुट के फॉर्म में, रेजिस्टेंस में, हीट के फॉर्म में। Are you getting it? So like that's what is happening actually out here. A similar thing will happen here also, and therefore I am interested now in knowing the torque required. Now you might say कि let's approach it like this, कि टॉर्क को दो तरीके से करते हैं, एक फंडामेंटल तरीके से कर लेते हैं, है ना, कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द टॉर्क, और एक उस वाले रूट से कर लेते हैं कि अगर मान लो इतना पावर आउटपुट आ रहा है तो वो तो मैं ही दे रहा हूं, मैं मतलब मैं कौन हूं? घुमाने वाला। तो देयरफॉर इस रॉड को घुमाने वाला जो है पकड़ के, वही इनपुट पावर दे रहा है, और वही पावर आउटपुट में रेजिस्टेंस में मिल रहा है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन ब्रीफ। तो देयरफॉर अगर पावर निकालना है तो क्या होगा? ये तो निकल चुका है, पावर इज स्क्वायर बाय आर, तो उससे आ गया, और टाउ क्या हो जाएगा? P by omega, and that is equal to V square omega L4 by 4R। लेकिन कई बार लगता है ये तो आपने कुछ शॉर्टकट कर दिया कि इनपुट पावर आउटपुट पावर को मैच करा है, टाउ आ गया। बट अगर मान लो इसको मुझे फंडामेंटली डिराइव करना है तो चलो वो भी हो जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहले मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ, मतलब इन द सेंस कि मिटा देता हूँ। तो अगर मान लो तुमको टाउ निकालना है, कैलकुलेट कर, है ना, तो क्या होगा? देखो अभी हमने ईएमएफ निकाला, और इसकी वजह से ये जो करंट है, ये जो करंट फ्लो होगा, बाय द वे किस तरफ हो रहा है ना, देखो ये वेलोसिटी है ना, तो v क्रॉस p यानी करंट इधर आ रहा है। तो करंट अगर इधर होगा तो वो करंट होगा कितना? E by R। चलो ठीक, I is equal to B omega L square by 2R। ये I आ गया। इस I की वजह से अगर मान लो R डिस्टेंस दूर, अगर मैं एक सेक्शन लेता हूं, लेट्स a very small section length dr, दिख रहा है नहीं? इन दैट केस क्या हो रहा है? देखो इस dr पे फोर्स क्या आएगा? I L B, ये फोर्स आएगा, देख लो अच्छे से, ठीक है। अब I तो B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2 आ रहा है, यानी B ओमेगा L स्क्वायर बाय 2R। ILB is the force on that small dr element। टॉर्क क्या होगा? इनटू R। कहां से कहां तक? 0 से लेके L तक। ये हो गया फंडामेंटल तरीके से टॉर्क अगर निकालना चाहते हो तो वो कितना आ रहा है? P ओमेगा L स्क्वायर, नहीं, P स्क्वायर ओमेगा L स्क्वायर बाय 2R इनटू R dr 0 to L। तो क्या होगा? R स्क्वायर बाय 2, तो आ गया फिर वही P स्क्वायर ओमेगा L4 बाय 4R। तो ये हमने जो निकाला, ये हो गया फ्रॉम बेसिक अप्रोच, फंडामेंटल अप्रोच में। और यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने क्या किया, उसको इस तरह से कर लिया कि जो भी आउटपुट पावर आ रहा है उसका जो, उसके लिए जो इनपुट पावर चाहिए वो मैं ही दे रहा हूं, और इनपुट पावर क्या होता है? टाउ इनटू ओमेगा। क्योंकि जैसे हमने डिराइव किया था अभी थोड़ी देर पहले, दैट dw इन लीनियर इज fts, सिमिलरली रोटेशन में क्या होता है? टाउ d थीटा। तो देयरफॉर dw dt पावर इज इक्वल टू व्हाट? टाउ d थीटा dt, यानी टाउ इज इक्वल टू पावर बाय ओमेगा। तो हमने यही किया, पावर निकाला पहले, उसमें से ओमेगा डिवाइड कर ले, आंसर आ गया। ये शॉर्टकट हो गया। पर अगर फंडामेंटल बेस पे करना चाहोगे तो ये इसका तरीका, ठीक है। और ध्रुव हैज आस्क्ड कि वो P बाय ओमेगा का से टॉर्क कैसे आया? हाँ, वही मैंने डिराइव किया, dw इज इक्वल टू टाउ d थीटा। जैसे लीनियर में जो वर्क डन होता है वो होता है FDS,
और रोटेशनल में जो वर्क डन होगा वो टाउ डी थीटा, तो मैं उसका फायदा उठाया। तो डी डब्ल्यू इज टाउ डी थीटा, फिर डी डब्ल्यू डी टी पावर हो गया टाउ डी थीटा डी टी, दोनों तरफ से डी थीटा डी टी का डी टी से डिवाइड कर दिया, तो डी थीटा डी टी इज ओमेगा, तो ये हो गया ओमेगा, तो पावर पी इज इक्वल टू टाउ ओमेगा, तो टाउ क्या होगा पी बाई ओमेगा, तो कर दिया, इसको ओमेगा से डिवाइड किया आंसर, ठीक है ना। चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। अब मैं काम करता हूँ इस पूरे सिस्टम के ऊपर। अभी हमने दो चीजें पढ़ा, एक लीनियर मोशन की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है वो होता है, एक लीनियर मोशन की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है दैट इज पीवीएल, रोटेशन की वजह से हाफ पी ओमेगा एल स्क्वायर। अभी हमने यही दो चीज पढ़ा। अब एक काम करो, इसके अक्रॉस ईएमएफ बताओ जरा। ये रॉड घूम रहा है ओमेगा से, मैग्नेटिक पोल ये, ऑब्वियसली फिर ये हो जाएगा 3L/4, ठीक है ना। यू टू फाइंड आउट द ईएमएफ जनरेटेड, क्विकली करो, फटाफट आंसर हो जाएगा। देखो आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं। कार्तिक has asked a question that is ये पावर वेस्ट क्यों नहीं हो रहा। एक्चुअली देखो, आई डोंट नो वेदर व्हाट यू आर गोइंग टू कॉल दैट रेजिस्टेंस वाला पावर, है ना, उसको पावर वेस्ट भी कह सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सपेक्टिव। लेकिन वेस्ट कहाँ पे होगा वो मैं बता देता हूँ। रियल लाइफ में क्या होगा, जितना पावर तुम दोगे उतना पावर कन्वर्ट नहीं होगा। तुम तो आइडियल केस लेके चल, और रियल लाइफ में क्या होगा, चलो अब तो मिटा दिया मैंने, बट रियल लाइफ तो ये तो है ना, रियल लाइफ में क्योंकि जो हिंज है इस पे फ्रिक्शन आएगा, उसका टॉर्क होगा, यानी जो मैं टॉर्क लगा रहा हूं वो फ्रिक्शन के टॉर्क ओवरकम करके जो एक्स्ट्रा टॉर्क मैं लगा रहा हूं उसकी वजह से रोटेशन होगा। एक तो लॉस वहीं पे हो गया। मैंने तो ये सब अभी तक काउंट नहीं किया, ना ही इंक्लूड किया था। क्यों, उसको इंक्लूड कैसे करोगे, वो पिन में क्या फ्रिक्शन होता है, उसका टॉर्क क्या होता है, उसका पावर लॉस क्या होता है, ये तो हम कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे। तो जनरली क्वेश्चन में क्या करते हैं फिर इन दैट केस, अगर कुछ ऐसे देना भी होगा तो बोल देते हैं कि जो पावर मैं इनपुट दे रहा हूं सर्किट उसको 70% एफिशिएंसी से कन्वर्ट करता है। अब बताओ मुझे टॉर्क कितना देना पड़ेगा, है ना। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, मैं ये जो टाउ निकाल रहा हूं मैं वो ऐसे नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, पहले निकालूंगा पावर आउटपुट, क्योंकि 70% एफिशिएंसी से चल रहा है, तो यानी पावर आउटपुट को इंटू 100/70 कर लो, सो दैट इज द पावर इनपुट रिक्वायर्ड, क्योंकि एफिशिएंसी 70% है। तो वो जो इनपुट पावर अब आएगा, आई स्क्वायर आर वाला नहीं, इनपुट पावर जो कि 10/7 या 100/70 करके है, उसको इक्वेट करेंगे एज टाउ इनटू ओमेगा। यानी एक्चुअल लाइफ में क्या होगा, मुझे उससे ज्यादा टाउ चाहिए होगा, जो हमने अभी सॉल्व किया था उससे ज्यादा टाउ चाहिए एक्चुअल लाइफ में भी। पर ठीक है, हमने तो आइडियल केस को लेकर किया। चलो ठीक है, एनीवे आंसर्स आने लगे हैं। ध्रुव हैज गिवन एन आंसर, अक्षित हैज आल्सो गिवन b ओमेगा l स्क्वायर बाय 4, ठीक है। मनन ने दिया 5b ओमेगा l स्क्वायर बाय 32, ध्रुव ने दिया b ओमेगा l स्क्वायर बाय 4। चलो ठीक है, देखता हूं। देखो पहले क्या था कि ये वाला भी एक ईएमएफ जनरेट करेगा, ये वाला भी ईएमएफ जनरेट करेगा, तो ये वाला कितना जनरेट करेगा, b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2, और ये जनरेट करेगा b ओमेगा l स्क्वायर बाय 2। तो अगर मैं b ओमेगा l स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ठीक है ना, तो क्या आएगा। अच्छा एक चीज और भी है, इज दैट ये दोनों अलग अलग सेक्शंस का ईएमएफ तो निकाल लिया, अब इनको जोड़ें या घटाएं, तो आंसर इज घटाना पड़ेगा। अब बताओ क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लेता हूँ, तो ओमेगा के हिसाब से क्या होगा, ये इधर वेलोसिटी है, ये इधर वेलोसिटी है। ये जो चार्ज है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी वजह से फोर्स आएगा किस तरफ, v क्रॉस b इधर, यानी ये चार्ज तो इधर जाना चाहता है,
क्योंकि हमने पॉजिटिव चार्ज को लेके एनालिसिस किया, तो यानी क्या हो रहा है कि इसके रॉड के इस तरफ वाले पोर्शन की वजह से करंट इधर जनरेट कराने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को देखता हूं तो देखो जरा इस पे क्या फोर्स लग रहा है, मैं देखो वी डाउनवर्ड्स है, वी क्रॉस वी फोर्स उधर है, यानी इस चार्ज पे फोर्स किधर है, यानी ये वाला चार्ज इस तरफ करंट प्रोड्यूस करना चाहता है, ये यहाँ पे पिन है, घूम रहा है ऐसे कर, और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इधर करंट प्रोड्यूस करना चाहता है, यानी एक दूसरे को अपोज कर रहा है, यानी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बी ओमेगा एल स्क्वायर तो मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 9/32 माइनस 1/32, यानी क्या हो रहा है 1/4। ठीक है, अब एक काम करो, इसी से क्लू लेके, चलो ठीक है, इसका आंसर कई लोगों ने करेक्ट दे दिया, ध्रुव ने भी दे दिया, मनन तुम्हारा तो आंसर थोड़ा सा वो है, देख लेना, तो शायद गलती से ऐड कर दिया होगा मुझे लगा। कार्तिक भी सेम आंसर दे रहे हैं, सब सेम आंसर दे रहे हैं, कुछ ने भी करेक्ट आंसर दे दिया, चलो गुड। अब सुनो, व्हाट विल बी द ईएमएफ इन अ मेटेलिक रॉड ओमेगा एल सब गिवन, B is equal to 0, find EMF जनरेट। इस बार कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं रखा, बिना मैग्नेटिक फील्ड का घूम रहा है ये रॉड, तो तुमको बताना है कि ईएमएफ क्या जनरेट होगा, जल्दी करो। चलो मैं तब तक जो है ना थोड़ा अटेंडेंस ले लेता हूँ, फिर से कुछ नंबर वाले भी हैं।
वेल कईयों का आंसर 0 आया हुआ है। वेल एक्चुअली 0 नहीं होगा, 0 होता तो मैं आंसर क्वेश्चन दिया ही नहीं होता। जीरो अगर होता ना तो मैं क्वेश्चन देता ही नहीं, मैं, है ना। ओके, अब सुनो, देयर आर फ्यू क्वेश्चन। पहला तो क्वेश्चन सत्यम से है कि क्या ये रॉड मासलेस है? नहीं नहीं, मैंने बोला था ना मेटेलिक रॉड है। अगर याद होगा मैंने बताया था, ये लिखा लिखा नहीं। चलो मेटेलिक रॉड। अब सुनो, नाउ यू माइट से, आपके हिसाब से अगर हम चले हैं तो इन दैट केस तो आपने फॉर्मूला दिया बीवीएल, सॉरी, ये तो रोटेटिंग वाले में हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ओमेगा है ना, ओमेगा तो है, एल भी है, चलो ठीक है, एल तो ले लेंगे, कुछ जो भी है एल है। इन बी तो दिया ही नहीं आपने, बी तो 0 कर दिया, यानी ईएमएफ 0। एक्चुअली देखो ऐसे नहीं है, अगर एक मेटेलिक रॉड को रोटेट कराओगे तो इन दैट केस बिना मैग्नेटिक फील्ड का भी ईएमएफ होगा उसमें। कितना होगा, दैट्स अ कैलकुलेशन दैट यू हैव टू डू। तो उसके लिए पता है मैं क्या करता हूँ, मैं रॉड को ऐसे ड्रॉ करता हूँ। याद रखना, मेटेलिक रॉड में एक खासियत है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द रॉड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो लेट्स से फ्री इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे है, इस पे एक फोर्स लग रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, कितना, एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। तो इस वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स देखना सारे बाहर की तरफ चले जाएंगे, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाना शुरू करेंगे कुछ एक्यूमुलेट होने लगे, कुछ इधर। उस चक्कर में क्या होगा, जो फ्रेश इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाना चाहता है उसको वो जो इलेक्ट्रॉन्स पहले से पहुंच चुका है वहां, याद रखना है मेटल्स फ्रीली टू मूव है, तो अगर घुमाओगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से क्या होगा, बाहर की तरफ चला जाए। स्यूडो फोर्स जिसको हम लोग कहते हैं, रिएक्शन जैसे होता है, सेंट्रीफ्यूज वगैरह में ये सब यूज करते हैं, तेजी से घुमाओ तो सब बाहर की तरफ चला जाता है, तो यहाँ पे भी ये होगा। लेकिन जैसे ही कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके जमा पड़ेगा, एक्यूमुलेट होगा, लेट से यहाँ पे ऐसे करके, इन दैट केस क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्यूचर के जो पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर कमिंग आउटसाइड उसको रिपेल करेंगे। तो फिर से इसमें कहीं ना कहीं एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेट होगा, इक्विलिब्रियम विद रिस्पेक्ट टू द रॉड, नॉट इक्विलिब्रियम ओवरऑल। क्यों, ये सर्कुलर मोशन में तो इक्विलिब्रियम नहीं हो पाता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो है ही है। बट लेट्स से अगर तुम रॉड के अंदर बैठ जाओ उस पॉइंट पे जहां पे इलेक्ट्रॉन है, इन दैट केस वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम, मतलब रॉड के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे आ जाए, यानी उसको ये जो फील्ड क्रिएट हो रहा है मेटल के अंदर वो अपोज करा के उसके सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स हो रहा है बिकॉज ऑफ रोटेशन उसको रोक देगा। तो मैं इसको लिखूंगा देयरफॉर m ओमेगा स्क्वायर r इज इक्वल टू E इनटू वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मुझे ये तो पता है कि वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस ऑफ dV/dr। बट क्योंकि मैं ना मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस में इंटरेस्टेड हूं, तो मैं माइनस वन चाहूं तो मैं ड्रॉप भी कर सकता हूं। इस केस में ऐसे कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है। इज इक्वल टू मैं लिख देता हूं E इनटू dV अपॉन dr। देयरफॉर dV क्या होगा, है ना, dV क्या होगा, m e ओमेगा स्क्वायर r बाय e, m ओमेगा स्क्वायर r बाय e, you get dV into dr। आई होप दैट्स ओके। हाँ, इसका क्या लिमिट्स होगा, हर जगह अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्यों, हर जगह फोर्स भी तो अलग अलग है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जगह हो रहा है, यानी हर जगह dV 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 का वैल्यू क्या होगा, अब बदलता हुआ होगा, वेरी कर रहा है, देखो वेरी कर रहा है, देखो एज ए फंक्शन ऑफ r आ गया। तो अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, दैट इज व्हाट इज द ईएमएफ अक्रॉस द रॉड, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन, यानी इसको इंटीग्रेट कर दो, यानी m e ओमेगा स्क्वायर बाय e इनटू l स्क्वायर बाय 0 टू l, ये आ गया इसका। ये आ गया इसका टोटल ईएमएफ। अब देख लो अच्छे से, दिस इज व्हाट विल बी द टोटल ईएमएफ, m e ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर बाय 2e। नाउ यू माइट से
कि इसके मतलब जब मैं रोटेट कर रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड में, तब तो मुझे दो ईएमएफ के इकट्ठे इफेक्ट लेना चाहिए, एक वो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर वाला और एक ये वाला, ये भी तो लेना चाहिए फिर उसके दैट केस, ये भी तो कुछ ना कुछ ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है ना। देखो आंसर इज दैट, ये कर तो रहा है लेकिन इसको हम लोग काउंट करते नहीं ज्यादा। क्यों? क्योंकि एमई क्या होता है 10⁻31, और ये जो इलेक्ट्रॉन का ई है दैट इज 10⁻19, यानी इन्हीं दोनों को अगर लोगे तो 10⁻12 का वो बन रहा है पावर। तो ये अगर 10⁻12 है, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 200 300 ऐसे ही कुछ होगा, 500, चलो ओमेगा स्क्वायर की बात करो 1000 लगा लो। एल क्या होता है, एल कितना बड़ा बनाओ, अगर 1 मीटर 2 मीटर का अगर बनाते हो तो दैट केस इससे कोई खास ऑर्डर में तो चेंज नहीं हो रहा है, यानी अगर ओमेगा बहुत हाई भी कर दोगे तो भी ये ईएमएफ देखना पता चला माइक्रो वोल्ट या नैनो वोल्ट में क्रिएट ये। जबकि जो मैग्नेटिक ईएमएफ है यानी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर दैट कैन बी 4 वोल्ट 20 वोल्ट 40 वोल्ट 80 वोल्ट कुछ भी हो, यानी ये वाला जो है ज्यादातर केस में हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। पर देखो अगर मान लो सिर्फ यही पूछा जा रहा है तो उसको नेग्लेक्ट करके तुम जीरो नहीं कर सकते हो, इन दैट केस जो है वही बताना पड़ेगा। सो दिस इज एक्चुअली नेग्लिजिबल, वेरी वेरी स्मॉल, एंड हेंस नॉट काउंटेड इन जनरल। जैसे जब तुम रॉड को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमा रहे हो तो भी ईएमएफ जनरेट हो रहा है, ऐसे नहीं है, लेकिन वो सब्सटैंशियल होता है, वो वोल्ट के रेंज में होता है, और ये जो आ गया ये आता है नैनो वोल्ट माइक्रो वोल्ट या उससे भी कम रेंज। तो देन हू केयर्स, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, ध्रुव has asked a question that is जो रॉड्स पहले दिखी थी उनमें भी तो हाँ बिल्कुल पीछे वाले रिपेल कर सकते हैं और वो हो गया ना। देखो ये जो तुम सवाल पूछ रहे हो इसका जवाब एक्चुअली हम पहले दे चुके हैं कि अगर मान लो ये वाला पार्ट को नेग्लेक्ट कर दो तो इन दैट केस क्या होता है, जैसे रॉड मूव करता है तो इन दैट केस क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स ऊपर या नीचे चला जाता है, उससे क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन्स अपोज करता है फ्रेश इलेक्ट्रॉन को। तो फ्रेश इलेक्ट्रॉन इक्विलिब्रियम में कब होगा ना, जब वो जो इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है उनका रिपल्शन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिपल्शन और मैग्नेटिक फोर्स का जो मैग्नेटिक की वजह से जो फोर्स बन रहा है ये दोनों बराबर जब होता है तो वो इक्विलिब्रियम होता है, और पूरे जो वोल्टेज का कैलकुलेशन था बीवीएल जो हमने कल किया था लास्ट क्लास यस्टरडे, उसका सारा डेरिवेशन उसी पे बेस्ड था बीवीएल पर, कि इलेक्ट्रॉन है फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक और एक इलेक्ट्रिक बैलेंस कर दो तो कैलकुलेशन करो तो आया था बीवीएल, दैट वाज द वोल्टेज ईएमएफ अक्रॉस द रॉड। ठीक है ना, इसलिए ऐसे नहीं कि वहां पे कोई अलग से एक्सप्लेनेशन था, वहां पे भी हमने वही एक्सप्लेनेशन दिया जो कि यहाँ पे दे रहा हूँ, पर यहाँ पे जो कंक्लूजन आ रहा है वो कुछ ज्यादा ही कम आ रहा है। तो इसलिए जनरली देखना इस चीज को हम लोग कभी भी लेते नहीं क्योंकि नेग्लिजिबल है कंपेयर टू द अदर वोल्टेजेस। पर अगर मान लो यही सवाल है किसी का बताओ तो दैट केस चाहे कम हो या ज्यादा होगा तो वो 10 टू द पावर ऑर्डर में चेंज हो जाएगा, बट कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ना, तो दैट इज द आंसर। ठीक है ना, दैट्स द थिंग। फाइन, चलो लेट्स प्रोसीड नाउ। सर हाँ सर इसमें वो dv/dr के जो आगे वो माइनस साइन था वो उसका क्या हुआ? हाँ वो एक्चुअली बस मैंने बोला कि भाई देखो मैंने क्या पूछा कि अगर ये रॉड है ये कितना ताकतवर बैटरी की तरह बिहेव करेगी, तो वो तो ऑब्वियस है कि जैसे किरचॉफ्स लॉ में अगर बैटरी ऐसे रखते हो अगर 10 वोल्ट होता है तो ऐसे रख दो तो -10 वोल्ट होता है, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। पर वही बैटरी जब हम दुकान से खरीदते हैं हम तो बोलते हैं 10 वोल्ट का बैटरी दो, हम ये नहीं बोलते कि -10 वोल्ट का दो या +10 वोल्ट का। तो व्हाट आई वाज इंटरेस्टेड वाज इनिशियली वाज कि इस रॉड में पोटेंशियल जनरेट कितना हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब वो प्लस में होगा या माइनस में होगा that will be then after putting into the circuit, अगर इसके कोई सर्किट बनाते तो दैट के जो सर्किट में पुट करके डायरेक्शन ऑफ करंट वगैरह ये सब सारी चीजें देख लेंगे और उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। बट नाउ दैट यू आस्क दिस क्वेश्चन तो एक काम करो इसका जवाब दे दो, इसका जवाब दे दो कि मान लो अगर ये रॉड है, ठीक है ना, ये पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है और मान लो ऐसे जोड़ के रखा है और फिर कुछ सर्किट वर्किट भी बना दिया एक्सेट्रा, और मान लो ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है ना। तो ये बताओ कि इसके नो मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान रखना नो मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये सेल है या ये सेल,
यानी विच वन इज करेक्ट, 1 to 2, 1 वाला करेक्ट है, मतलब इसका डायग्राम ये वाला बनेगा या इसका डायग्राम ये वाला बनेगा, वो पूछ रहा हूँ मैं, ये बताओ। अभी मैं ABCD लिख रहा था तो लाइक, ठीक है ना, तो मुझे थोड़ा सा वो आया कि एक क्वेश्चन याद आ गया एक्चुअली, मैं शेयर कर रहा हूँ कि जैसे कई बार होता ना कि मान लो ऑप्शंस ABCD है और ऑप्शन चॉइसेस में जो नंबरिंग है वो भी ABCD है, तो अक्सर हम लोग उसमें गोल मटोल कर देते हैं। जैसे सपोज मैं 4 सर्किट देता हूँ, सर्किट A, सर्किट B, सर्किट C, सर्किट D, ठीक है ना, तो विच वन इज द करेक्ट सर्किट या सबसे ज्यादा हीट या समथिंग लाइक दैट, मान लो। अब उसमें कई बार क्या करते हैं, जैसे ऑप्शंस ABCD है और मान लो 4 सर्किट्स है ABCD, ठीक है ना, एंड विच वन इज प्रोड्यूसिंग द मैक्सिमम हीट, तो ऐसे दे देते हैं DCAB। अब मान लो C वाला सर्किट तुमने देखा कि C वाला सर्किट सबसे ज्यादा हीट दे रहा है, तो आंसर क्या हुआ, C सर्किट। अब अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इसको टिक कर देते हैं। समझ रहे हो ना, वो माइंड उस समय एग्जाम में क्या होता है, एक अलग तरीके से काम करता है। तो सर्किट C है लेकिन ऑप्शन चॉइस तो B होगा ना, पर क्योंकि सर्किट C है तो हम फट से इसको मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं कि चलो भाई क्वेश्चन तो हो गया। तो ये AB और BA देख के मुझे थोड़ा सा वो चीज याद आ गया। और इसी के ऊपर एक रिसेंटली मैंने क्वेश्चन पढ़ा था, अमिताभ बच्चन के करोड़पति वाला क्वेश्चन में भी तुम लोगों ने भी पढ़ा ही होगा, आजकल तो हर एक के पास वो सब है ऑप्शंस। ठीक है, सब लोगों ने 2-2 बोला है अभी तक जितने भी आया है। अनिरुद्ध has asked की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बेटे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मैंने बोला था ना मैग्नेटिक फील्ड 0 है इस केस में, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तभी पूछा है, ठीक है ना। जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ना, जिसका आंसर ये आधा तो दिख रहा है, ME ω² L²/2E, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड था नहीं, उसमें भी जनरेट हो रहा है EMF, तो मैं पूछ रहा था कौन सा वाला लेंगे, ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे। तो जस्ट आई विल वाइंड अप विद दैट थिंग दैट आई वाज सेइंग। तो एक अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका प्राइस है 1 करोड़, ठीक है। तो व्हाट इज क्वेश्चन इज व्हाट इज 00 नहीं 22 44 यही था सर। व्हाट इज 2244? पता नहीं समय में क्वेश्चन स्किप कर रहा है मेरे माइंड में। चल एनीवे 00 42244 था। हाँ हाँ 4224, वही मैं सोच रहा हूँ व्हाट इज 4224, है ना, ऐसे कुछ था। 4 कैसे लिखा था वो 4224। अच्छा ये था, हाँ हाँ ऐसे कुछ था। तो एक ऑप्शन तो यही था 4224, है ना। नहीं ये नहीं था। व्हाट इज 2022, हाँ अब याद आ 2022 ऐसे कुछ था सर 2024 था। 24, हाँ जो भी था। यस सर। हाँ और ऑप्शन थे 2024, 0044, 0024 और 2024 और क्या था इस एक का 0024। हाँ 0024 और एक था 2644 हाँ 044। 2044 2044, हाँ तो यही वाला कह रहा हूँ। यानी ऑप्शंस में कई बार होता है कि ऑप्शंस फंसाने वाले टाइप का हो गया, वो मुझे याद नहीं आ रहा था। ठीक है ना, चलो एनीवे हाँ वो 2024, अब देखो मतलब सबके आंसर्स इसमें भी आ गया, तो इसको अब सॉल्व करते फटाफट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो यू है ना ऐसे, तो इसका मतलब क्या हुआ देखो कि इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना ऐसे जाना चाहता है, तो अगर इस सर्किट को ऐसे करके घुमाओगे तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएंगे
तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट यहां से यहां हुआ। कैसे रॉड घुमा रहे हो ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन सारा बाहर की तरफ जाएगा, यानी करंट इस तरफ होगा, है ना। तो करंट अगर इस तरफ हुआ, ऑब्वियसली क्या होगा, फिर ये वाला करंट हो जाएगा, यानी 2। सो दैट सेटल्स द मैटर। समबडी वाज आस्किंग ना कि वो इलेक्ट्रॉन का आपने डायरेक्शन क्यों नहीं लिया, वो माइनस का प्लस क्यों कर दिया, क्योंकि मैं एक्चुअली जानना चाह रहा था कि ये कितने वोल्ट का बैटरी की तरह वेव कर। तो एक बार वो 6 वोल्ट 5 वोल्ट 4 वोल्ट पता चल जाए, उसके बाद तो जो है आराम से तुम डिसाइड कर सकते हो डायरेक्शन, जैसे मैंने लॉजिकली डिसाइड, ठीक है ना। चलो एनीवे, ये मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा था। चलो नाउ वी ऑल नो मोर। वैसे ज्यादातर लोग ये जानते ही थे ऑलरेडी, आजकल व्हाट्सएप इज अ ग्रेट लेवलर, है ना। लेकिन तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, एक चीज हुआ है पता है व्हाट्सएप के चक्कर में, मैं बताता हूँ। ये कल्चरल डिफरेंस हो गया, एंड दैट इज, पहले जब हम लोग बैठते थे इकट्ठा, जैसे मान लो फ्रेंड्स बैठ गए 5-6, तो जनरली क्या होता है कि हर एक का ना अपना अपना कैपेबिलिटी होता था। कोई थोड़ा गाना सुना देता था, तो कोई जोक्स वगैरह। तो जोक्स सुनाने वाले बहुत होते थे, है या नहीं। नॉर्मली नेचुरली होता है, गेट टुगेदर में क्या बोर हो रहे हैं तो चलो जोक सुना दिया कुछ इधर उधर के एंड ऑल। लेकिन आज के दिन में देखना वो टेंडेंसी कम हो गया, और उसके पीछे रीजन यही है, व्हाट्सएप। क्यों? क्योंकि सारे जोक्स अब इतने वायरल हो जाता है कि किसी के पास स्टॉक करके कुछ नहीं होता, समझ रहे ना। जैसे इवन इन माय कॉलेज टाइम आल्सो आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ स्टॉक ऑफ जोक्स। तो जब भी हम लोग बैठते थे, लोग बोलते यार तू एक सुना दे। मान लो कुछ बातें बातें हो रहा है, अरे यार चल छोड़ स्टॉप पे, तू एक जोक सुना दे, इस टाइप की बात होता है। आजकल वो देखता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं होता। हम लोग आज भी बैठते हैं, मान लो फ्रेंड्स भी बैठते हैं, जैसे ऑफिस में भी बैठते हैं, कलीग्स भी बैठते हैं, बट ये चीज बहुत खत्म। सर आप म्यूट हो गए। सर आप म्यूट हो गए हो। चलो एक्चुअली म्यूट हुआ था, वो कॉल आ रहा था, ठीक है ना, वो रेगुलरली होता रहता है। एनीवे लेट्स प्रोसीड नाउ। तो स्टार्टिंग में हाँ बेटे, अच्छा अच्छा, नहीं मैं ये कह रहा था, अच्छा अच्छा, उसके बाद म्यूट हो गया था। मैं एक्चुअली वही बस शॉर्ट में बोलता था, मैं ये कह रहा था कि जैसे कब कलीग वलीग बैठते थे पहले, या फ्रेंड्स बैठते थे, तो सबके वो जोक्स बोलना, फिर जोक्स तरीके से बोलना, स्टाइल से बोलना, है ना, थोड़ा सा नाटकीय ढंग से बोलना, वो एक आर्ट था। पर आज के दिन में क्या है ना कि सब व्हाट्सएप में सारे जोक्स सबको पता चल चुका है। देयर इज नॉट मच ऑफ समथिंग लाइक स्टॉक। क्या होता है, जैसे एक जना शुरू करता है तो दूसरा बोल देता है अच्छा अच्छा हाँ उसमें तो ऐसे हुआ है, तो वो मजा खत्म हो गया। सो दैट्स व्हाट व्हाट्सएप हैज डन एक्चुअली, ठीक है ना। आंसर क्या था, देखो आंसर इसका तो सुन लो 2 है, इसका कोई आंसर नहीं होता है, ये तो ऐसे ही फंसाने के लिए था। ठीक है ना। चल एनीवे लेट्स स्टार्ट। अभी मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से इसको देखो जरा। सपोज मैं एक रॉड लेता हूँ और एक और रॉड लेता हूँ। ये रॉड जो है 2 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, और ये रॉड 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 10 ओम, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 5 ओम। ये इस रॉड का रेजिस्टेंस है, ये भी इस रॉड का रेजिस्टेंस है। मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 4 टेस्ला, जो कि बी, है ना। तो बी इज इक्वल टू 4 टेस्ला, ये हो गया क्रॉस, और ये हो गया मान लो 20 ओम, ठीक है। यू टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रॉड। ये रॉड ए है और ये रॉड बी है, तो फाइंड आउट V across this rod and V across this rod. Fine, go ahead.
तो यानी बेसिकली इसकी इक्विवेलेंट बैटरी बनाओगे और फिर सॉल्व करके आंसर निकालो, है ना, ये करना है। तो मैं तब तक मैं शुरू कर देता हूँ, नहीं तो हमें से टाइम खराब होगा। तो लाइक ये हो गया रेजिस्टेंस 20 ओम, इसका इक्विवेलेंट है वो बना देता हूँ। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है तो ये जो रॉड है इस पे जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे जो फोर्स लगेगा वो है V क्रॉस B नीचे की तरफ, यानी इसका जो बैटरी होगा वो ऐसे काम करेगा। और कितना वो वोल्ट होगा? अच्छा L सपोज है 2 मीटर्स, L दिया नहीं था, L दे दिया 2 मीटर्स। तो अगर L 2 मीटर्स हो गया तो यानी B V L, तो 8 5 40 वोल्ट, ये हो गया 40 वोल्ट विद 10 ओम, ये सेल हो गया। और ये जो सेल है ये इधर जा रहा है ना, यानी V क्रॉस B ऊपर की तरफ है, यानी इसका जो सेल होगा वो ऐसे होगा। और कितना होगा? B V L, तो 4 to the 8 to the 16, यानी 16 वोल्ट, और ये हो गया 5 वोल्ट। तो अगर मान लो मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं, है ना, या एक काम करो किरचॉफ लॉ लगा दो, चलो, है ना। तो मैं इसको I ले लेता हूं, इसको I1 और इसको I2, तो एक इक्वेशन हो जाएगा इसका, एंड दैट इज 40 minus 10I। एक काम करो I2 को, इसको लिख लो I1 और इसको लिख लो I minus I। I आया, I1 इधर गया, I minus I1 इधर, तो 40 minus 10I, है ना, minus 20 into I minus I1 is equal to 0। मैंने यहां से स्टार्ट किया 40 minus 10I, 10 इसलिए क्योंकि इसका इंटर रेजिस्टेंस 10 है तो 10I, और फिर minus 20 into I minus I1 is equal to 0। यानी बेसिकली इक्वेशन क्या हो जाएगा फिर, minus 10I minus 20 तो minus 30, यानी 40 minus 30I plus 20I1 equal to 0, ठीक है ना भाई, इज इक्वल टू 0, ये आ गया इक्वेशन। इस वाले लूप का इक्वेशन एक्चुअली मैंने ऐसे लिख दिया, इसको भी ऐसे लिख देता हूं, तो क्या होगा, -16 प्लस 5I1, ठीक है ना, प्लस 10I minus 40 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यानी इसका जो इक्वेशन बन रहा है वो है -40 नहीं -40 -56 प्लस 5I1 प्लस 10I, तो प्लस 10I प्लस 5I1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, जो दूसरा इक्वेशन है उसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये आ जाएगा, फिर ये I को अगर हटा दूंगा तो I1 आ जाएगा, मुझे I1 नहीं चाहिए। तो यानी क्या हो जाएगा ना, अगर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है माइनस, फिर साइन भी तो चेंज करने, साइन नहीं चेंज करना, यानी 15 168, उसमें से 40 माइनस कर लो तो 128, यानी 1 प्लस 2 into 3 implies क्या होगा, 168 में से 48 128, यानी -128 प्लस 38 खत्म हो गया, 15 प्लस 35 प्लस 35 I1 is equal to 0, यानी इससे I1 आ गया, I1 is equal to 128/35, बस अब तो आ गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B अगर चाहिए होगा, है ना, B, तो क्या हो जाएगा ना, अगर मान लो मैं यहां से देखता हूं पॉइंट A से पॉइंट B है,
ये हो जाएगा VA प्लस 16 माइनस 5I1 is equal to VB, which means VB minus VA is equal to 16 minus 5I1. 5I1 हो जाएगा 5 into 128 by 35, है ना? तो 7 आ जाएगा, that is equal to 16 minus 128 by 7, यानी 112 minus 128, यानी minus 16 by 7. So therefore, in rod B, potential difference is equal to 16 by 7. अब डिफरेंस जब पूछता है तो तब साइन ना भी बता तो चलेगा. हाँ, अगर VA माइनस VB पूछेंगे, VB माइनस VA पूछेंगे, तब तो चलो साइन का जरूरत है. पर अगर सिर्फ पूछा है कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस बता अक्रॉस A एंड B, तो दैट मींस व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन इज कि वो 10 वोल्ट है या 12 वोल्ट है वो जान. अब इधर से जाओगे तो ऑब्वियसली वो फिर एक पर्टिकुलर आंसर होगा 10 वोल्ट, तो उधर से आओगे तो फिर दैट इज माइनस 10 वोल्ट, तो दैट इज ऑब्वियस. तो इसके हमसे वैल्यू बता रहे हैं, दैट इज 16 by 7. एक बार न्यूमेरिकल कैलकुलेशन चेक कर लेना, एक बार जस्ट देख लो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन. अच्छा, ये जो आया ये B का है. अब A का चाहिए तो दैट केस क्या करना पड़ेगा, ये B का आ गया, ये B वाला केस आ रहा है. B का मैंने इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, इसको A पॉइंट मान लिया, इसको B मान लिया, इसको C मान लो और इसको D मान लो. तो अगर तुमको A का चाहिए तो दैट केस क्या करना पड़ेगा, VC और ये जो I करंट है उसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो हमने तो I1 निकाल लिया, I1, तो I1 को किसी में पुट कर लो, इसमें से किसी में भी, तो उससे I आ जाएगा, और I के हेल्प से फिर हम इसको भी सॉल्व कर सकते. दैट इज नाउ द फाइनल आंसर. ठीक है, अब देख लो जरा, एनी डाउट इन दिस? देख लो अच्छे से. वैसे इस बार किसी का आंसर नहीं आया, ठीक है ना? सो नोबडी आंसर्ड एक्चुअली. आई डोंट नो कि लंबा देख के छोड़ दिया या यू आर इन द प्रोग्रेस, आई डोंट नो. प्लस एक बार मेरा आंसर भी चेक कर लेना इन द सेंस की न्यूमेरिकल कैलकुलेशन. तो इस टाइप के देखना क्वेश्चन तुमको 2-4 मिलेंगे. EMI के ऊपर अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो देखना इस टाइप के क्वेश्चन 2-4 मिलेंगे. ठीक है ना? कैन आई गो अहेड देन? देखो जरा, कुछ पूछना है तो इसमें से प्लीज हैव अ लुक. चलो, because there is no query, so I presume that it has been understood. वैसे कोई हाई-फाई कुछ नहीं है इसमें, relatively easy है, but yes you have to solve it. तो इसका मतलब क्या हो कि एक रॉड बेसिकली एक सेल की तरह बिहेव करता है with EMF equal to BBL, with EMF is equal to BBL, लेकिन ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता रहता. क्यों? वो पता करने के लिए फिर तुमको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, करंट, वारंट, वो सब भी पता करना पड़ेगा, जो कि हमने किया. हमने पहले I1 पता किया, तभी जाके वो रॉड B का सॉल्व हो. ऐसे अगर तुमको रॉड A का सॉल्व करना है तो पहले I कैलकुलेट करो. तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा था जो कि अब तो मिटा दिया, बट उससे I आ जाएगा और उससे रॉड A का भी पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जा सकता है. ठीक है ना? चलो लेट्स प्रोसीड नाउ. अब मैं एक काम करता हूं ना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं क्या करता हूं, एक रॉड लेता हूं, ये G है, यानी ये टेबल टॉप व्यू है. यानी टेबल के ऊपर एक मैंने सर्किट रखा है, टेबल के ऊपर जो है, टेबल के ऊपर मैंने एक सर्किट रखा है और उसको ऊपर से देख रहा हूं. ये एक रॉड है जिसका लेंथ L है, मास M है और फ्रिक्शन लेस है. तो मैंने क्या किया, एक रेल टाइप का लगा दिया, रेल मतलब रेल लाइन जैसे पैरेलल लाइन, हमें उसके ऊपर एक रॉड को फिक्स कर दिया, सॉरी फिट कर दिया, और उस रॉड को कुछ इनिशियल धक्का मार दिया सो दैट इट हैज अ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u. इसका रेजिस्टेंस R है. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, V वर्सेस T, V वर्सेस S एंड S वर्सेस T. ये तीनों ग्राफ्स बनाने. ठीक है? और कुछ मैग्नेटिक फील्ड ले लो यहाँ पे B. यानी हमने बेसिकली क्या किया, एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस है, पैरेलल 2 लाइंस, उसके ऊपर एक रॉड रख दिया लेंथ L का, मास है, और उस रॉड को धक्का मार दो. तो इनिशियल वेलोसिटी u देके छोड़ दो, तो देखना ये जैसे जाएंगे तो इसको ऑपोजिंग फोर्स मिलेगा.
कहां से आएगा? वही मैग्नेटिक फोर्स ही मिलेगा। अभी एनालाइज करके देखो, अभी खुद बड़े आराम से डिसाइड कर लो कि फोर्स ऑपोजिट कैसे बनता है, वो देखना खुद ही डिसाइड कर सकते हो। और उसके बेसिस पे अब तुमको फर्दर वर्कआउट करके निकालना है कि वेलोसिटी समय के साथ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के साथ और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है। ठीक है ना? चलो प्लीज गो अहेड और बताओ। अगर मैं इसको प्रोग्रेस करता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, तो लाइक मान लो थोड़ी देर बाद ये यहाँ पे है एंड इट हैज सम वेलोसिटी v, थोड़ी देर बाद तो मुझे पता है कि इसका जो वेलोसिटी होगा उसके वजह से ईएमएफ जनरेट होगा बीबीएन, और रेजिस्टेंस आर के कारण करंट हो जाएगा बीबीएल बाई आर, और उस चक्कर में एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, वो है बी आई एल, और ये फोर्स ऑपोजिंग होगा। क्यों? जरा सोचो खुद कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज लेते हो तो इधर वेलोसिटी अगर होता है तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, इधर को v क्रॉस b, फोर्स ऊपर, यानी ये चार्ज ऊपर, यानी क्या होगा? इस पे करंट प्रोड्यूस होगा इस सर्किट में, और करंट कैसे होगा? दिस विल बी द करंट, ऐसे। ठीक है ना? ये हो गया करंट। तो इस करंट के चक्कर में क्या होगा? इसमें फोर्स रिटार्डिंग होगा इधर, F। कितना होगा? बी आई एल, ये हो गया फोर्स ऑपोजिंग। तो उसको मास से डिवाइड करो तो क्या होगा? रिटार्डेशन एक्सेलरेशन, यानी A इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस अपॉन m। ठीक है ना? ये मास से क्यों डिवाइड किया मैंने? क्योंकि मैंने फोर्स को मास से डिवाइड कर तो एक्सेलरेशन आ गया, और वो एक्सेलरेशन देखो जरा ध्यान से, क्या आ रहा है? माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू वी, यानी A इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर इंटू वी। तो मैं एक काम करता हूं, ये बार बार कौन लिखेगा, इसको मैं के भी लिख देता हूं, है ना? यानी इक्वल टू माइनस ऑफ के बी। ठीक है? तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? डीवी बाय dt इज इक्वल टू माइनस के बी। देयरफॉर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? ठीक है, ये चलो अच्छे से कर लेता हूं मैं इसको। तो लाइक dv बाय v ln आएगा, है ना? तो dv बाय v इज इक्वल टू माइनस के dt, u से v 0 टू t। इससे क्या होगा? इससे देखना वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। आप देखो कैसे ना, ये तो ln v आएगा, यानी ln v बाय u इज इक्वल टू माइनस के टी, यानी e टू द माइनस के टी, यानी v इज इक्वल टू u इंटू e टू द पावर माइनस के टी। ठीक है? v इज इक्वल टू u इंटू e टू द पावर माइनस के टी। के क्या है ना? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम आर। तो इन दैट केस v और t का डायग्राम आ गया, ये एक्सपोनेंशियल है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, ये जो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू v वेलोसिटी आया था माइनस के v, मैं तो ये भी लिख सकता हूं ना कि v dv ds इज इक्वल टू माइनस के वी, तो v कैंसिल हो जाता है, यानी dv इज इक्वल टू माइनस के ds 0 टू s, ये हो गया v से, सॉरी u से v, यानी v माइनस u इज इक्वल टू माइनस के s। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि v इज इक्वल टू u माइनस s, यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन लेकिन लीनियर आ रहा है, तो इसलिए v और s का रिलेशन क्या हो जाएगा? ऐसे। यानी वही चीज बन रहा है जैसे इनफाइनाइट जीपी में बनता है कि ये चलेगा इनफाइनाइट टाइम तक। क्यों? देखो ना एक्सपोनेंशियल आ रहा है, सॉरी क्या बोलते हैं,
It will be tangent at infinity. Asymptotic आ रहा है. So therefore velocity is going to continue till t is to infinity, but it will cover only a finite distance. क्यों? क्योंकि finite distance बाद देखना ही रुक जाएगा. So therefore finite distance बाद रुकेगा. ये हो गया वो distance. अब वो कितना distance होगा? So therefore when v is equal to 0, s is equal to u by k. और k क्या होता है? b square l square by mr. तो यानी ये तो एक स्टैंडर्ड चीज लिख दिया मैंने, k is equal to b square l square by mr. तो सारे आंसर्स एक्चुअली k के टर्म्स में आ रहा है, where k is equal to this. तो मैं देख रहा हूं कि फाइनाइट डिस्टेंस पे रुकेंगे लेकिन इनफाइनाइट टाइम तक चलेंगे. वो हो क्या रहा है कि वेलोसिटी इतना कम हो जाएगा थोड़ी देर बाद एक्सपोनेंशियल होने के कारण कि उसके बाद का जो काउंटिंग है डिस्टेंस के टर्म्स में वो नेग्लिजिबल आ जाता है. तो therefore though it is continuing till infinity, yet the distance is finite. और वो जो आ रहा है वो आ रहा है s is equal to u by, यानी s is equal to u by. अब देखो ठीक है ना. सो दैट्स द एंड ऑफ द डिस्कशन. अभी तो एक बार जरा देख लो, ये थोड़ा वेरिएशन हो रहा है. एक रह गया इसमें s वर्सेस t. तो देखो b एज ए फंक्शन ऑफ t तो आ चुका है ये वाला. इसको इंटीग्रेट करके s वर्सेस t का भी इंटीग्रेशन करके और ग्राफ जो है निकाल सकते. ठीक है ना. क्योंकि फाइनाइट डिस्टेंस कवर हो रहा है तो चलो मैं एक ग्राफ बना देता हूँ. मे बी मैथमेटिक्स खुद कर लेना, ऐसे करके देखना ही है. अब ये कैसे? देखो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा, बाद में वेलोसिटी कम. तो देखो इसका स्लोप होता है वेलोसिटी, तो देखो इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा और बाद में देखो वेलोसिटी कम होगी, है ना. इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा बाद में कम, तो स्लोप के हिसाब से. Isn't it? चलो ठीक है. आई थिंक दैट्स व्हाट वी कुड मैनेज टू डू टुडे सेशन. हमें ये सारा डिस्कशन ईएमएफ के ऊपर था. तो किसी ने कल ऐसे मजाक में कमेंट किए थे कि क्या ये रोटेशन जैसे बड़ा चैप्टर है. तो चलो रोटेशन जैसे उतना बड़ा चैप्टर तो खैर नहीं है, बट यू नो ठीक है. शायद 12th के जो है चैप्टर्स में से दिस इज अ डिसेंटली बिग चैप्टर, बट नॉट द बिगेस्ट. आई थिंक बिगेस्ट शायद पहला वाला ही था. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखा होगा, बहुत टाइम भी लगा. दैट वुड बी द बिगेस्ट, बट यस ये माइट बी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर. ठीक है. चलो आज के लिए इतना ही. फिर कल जो है हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. कल तो खैर छुट्टी है. विल कंटिन्यू ऑन मंडे. और इन द मीनवाइल चेंजेस जो 3-4 जने का है वो मैं कर दूंगा. और अगर किसी और का भी कोई चेंजेस है आंसर शीट में, मतलब एग्जाम में जो सीपीटी हुआ था, तो प्लीज मैसेज कर देना 9555 वाले पे. उसी से मैं करेक्शंस कर रहा हूँ. ठीक है ना. चलो आज के लिए इतना ही. फिर मंडे मिलते हैं. फिर थैंक यू सर. अक्षित has asked कि any update on holidays. देखो as far as I know it is from till 15th. यानी क्लासेस 15 तारीख तक चलेंगे. This is what I know. If there are changes then you will be informed. Otherwise take it as till 15th. ठीक है. चलो okay बेटे. Bye bye. Thank you, sir. Okay, thank you बेटे. Bye bye. Thank you, sir. Thank you बेटे. Bye bye.